हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन रीजनिंग क्लास ऑन टीम निष्ठा। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का रीजनिंग क्लास में। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का यहाँ पर। IBACIO 2024 के लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करेंगे। एंड आज डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं 17 जनवरी 2024 के पेपर पर डियर, जो आपसे पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में। तो डियर, जब भी आप देखिए कि रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, तो इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे। एंड कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ये भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, और किन किन क्वेश्चंस को छोड़ना होता है बाद के लिए। वैसे तो सच पूछिए डियर, रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसको आप छोड़ो, नो वन। लेकिन जहां आपको कंफ्यूजन लगे किसी भी क्वेश्चन में, आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। बट बहुत रेयर ऐसा मिलेगा जब आपको कंफ्यूजन होगा। मैं आपको बताऊंगा टाइम सेव कैसे करना है। चलो शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले आपको बताऊंगा एनसीईआरटी क्विज आपको यहां पर मिल रहा है बाय टीम निष्ठा। एनसीईआरटी की बुक यहां पर है, जो कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ है। बेस्ट एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट क्लियरली आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन किए गए हैं यहाँ पर। तो आपको करना क्या है, एमसीक्यूज देने हैं अगर तो टाइम पर, तो डियर आप ncrtquiz.com पर जाइए और वहां पर लॉग इन करिए और वहां पर देखिए कि आपके एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन से क्विज वहां पर है। दूसरी बात ये, IBACIO 2025 को टारगेट करते हुए हम लोग आपको यहाँ पर ला रहे हैं क्रैश कोर्स। अच्छा, ये जो क्रैश कोर्स है, इसमें जर्नल अवेयरनेस प्लस इंग्लिश, मैथ प्लस रीजनिंग टॉपिक कवर कर रहे हैं हम लोग सारे। रिवीजन नोट्स आपको देंगे, यूट्यूब सेशंस पीडीएफ नोट्स पीडीएफ, लाइव डाउट सेशंस भी आपको मिलेंगे बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हमारी पूरी टीम यहाँ पर आपको अच्छे से चीजों को क्लियर करेगी। दूसरा आगे बढ़ते हैं डियर, एनसीईआरटी क्विज 2000। देखिए एनसीईआरटी क्विज अब 2025 के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो तो सारे क्विज दे सकते हो। चैप्टर वाइज क्विज, हिस्ट्री ज्योग्राफी के 6 से 10th क्लास तक के लिए। साइंस के क्विज आप देख सकते हो, क्लास 6 to 10 है। पॉलिटी के 9 to 12, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स एंड कल्चर के 11 to 12 के सारे क्विज पढ़े। मॉक टेस्ट दे सकते हैं CDS, CAPF या FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए। और साथ ही CG कैट एंड मोर फ्री डेमो टेस्ट अवेलेबल है, तो जल्दी से अभी लॉगिन कीजिए और तैयारी शुरू कीजिए। संदीप सर का एक ही उद्देश्य है कि हर बच्चा एक अच्छी पोस्ट पर जाए, अच्छे से तैयारी करे। संदीप सर खुद रिटायर्ड है, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF से। और यहाँ पर इनके पास जितनी भी डिग्री है वो सब हमने यहाँ पर मेंशन की। एंड बहुत ही कम एज में फर्स्ट UPPSC सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू इन्होंने 21 की एज में क्लियर किया था। तो मैं आपको डियर बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले एक चीज समझ लें, कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो बड़ा पॉजिटिविटी के साथ बढ़िए और अच्छे से सीखिए। कभी भी ये सोचकर मत जाइए कि नहीं होगा डियर, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर हम किसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उस चीज को कर पाए, राइट। तो चलिए इसी उम्मीद इसी आशा के साथ बढ़ते हैं हम लोग आज की क्लास में। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही लॉजिकल तरीके से पूछा गया है, जहां पर मैं आपको 50 सेकेंड्स दूंगा एंड विद इन 50 सेकेंड्स यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। एंड थोड़ा ध्यान से आंसर को अप्रोच कीजिएगा, क्वेश्चन को अप्रोच कीजिएगा। पहले यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 4 फिगर दी गई है। अब 3 पिक्चर्स में किसी तरीके से एक लॉजिक लगाए और एक पिक्चर में अलग लॉजिक लगाए, देन यू हैव टू फाइंड आउट यहाँ पर ऑड वन आउट पिक्चर कौन सा है। क्वेश्चन आसान है, इजीली समझा जा सकता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर लास्ट 24 सेकेंड्स। तो पिक्चर देखिए, एक ही पिक्चर है जो अलग अलग एंगल से आपको एक बॉक्स के अंदर दी गई है वहां पर, ठीक है। और ये पिक्चर आपको थोड़ा समझने की कोशिश करनी है कि ये बना कैसे। चलिए टाइम खत्म होगा, हम लोग शुरुआत करते हैं। डियर आप ये देखिए कि ये वाला पोर्शन जो है ये नीचे की तरफ है, और ये जब नीचे की तरफ ऐसे किया तो ये यहां पर गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अच्छा यहां पर देखिए, क्या एंटी क्लॉक है डियर? ये एंटी क्लॉक नहीं है, ये क्लॉक है, क्लॉक 90 डिग्री। क्योंकि ऐसे था, ऐसे हो गया तो ये क्लॉक हो गया। यहां से देखिए इसको डियर, ये एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक 90 डिग्री। अगर आप इसको देखेंगे तो ये पिक्चर ऐसे था, ये ऐसे हुआ, तो यानी एंटी क्लॉक गया। अगर ये ऐसे होके ऐसे हो जाता तो ये क्लॉक हो जाता है, तो एंटी क्लॉक गया आपका 90 डिग्री। तो यहां पर जब आप ध्यान से देखेंगे, आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा
दैट इज ऑप्शन बी। बी यहां पर आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी यहां पर ये क्लॉकवाइज है, बाकी सब में एंटी क्लॉकवाइज है, सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड। सेकंड यहां पर एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आपको एक सीरीज दी गई है और सीरीज में पूछा गया है क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर क्या आएगा। 50 सेकेंड्स अराउंड हम लोग यहां पर लेंगे। आपको एक बॉक्स दिख रहा है, यहां पर कुछ लेटर्स सिंबल्स यूज किए गए। सेम वही सिंबल्स आपको आगे तक यूज किए गए, बट इनका कुछ मूवमेंट है, कुछ रोटेशन है, एंड वी हैव टू कैच दैट रोटेशन कि एक्चुअली जो रोटेशन है वो किस बेसिस पे हो रहा है और क्यों हो रहा है। अगर आप समझ पाएंगे तो मैं एक चीज जानता हूं डियर, अगर आप वहां पर देखिए, वहां पर जो बढ़ रहा है पिक्चर वो कुछ ऐसे बढ़ रहा है, इधर की तरफ आगे बढ़ रहा है, नहीं उल्टा कर रहे हैं हम। ये क्लॉकवाइज इधर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जब इधर बढ़ रहे हैं तो पहला लेटर है एम, एम के बाद आया पी, पी के बाद रेक्टेंगल है, फिर क्रॉस है, फिर प्लस है, फिर एस है, और फिर एक एरो है, और सभी में यही है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस तो यही रहने वाला है, एम के बाद पी, पी के बाद ये। तो एम के बाद पी, पी के बाद क्रॉस, क्रॉस नहीं है, रेक्टेंगल है, तो गलत हो गया। एम के बाद पी, पी के बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है, क्रॉस भी है, प्लस भी है, बट यहां दो ये चेंज हो गए, गलत हो गया। एम पी क्रॉस गलत हो गया, एम पी रेक्टेंगल क्रॉस प्लस एस, यस डियर यहां पर ये वाला पिक्चर आपका सही हो गया, क्योंकि इसमें एक सेम सीक्वेंस पे। अच्छा दूसरी चीज देखिए, एक एक स्टेप आगे आ रहा है 45 डिग्री, क्योंकि आप किसी भी बॉक्स को देखते हैं तो 8 डायरेक्शंस में यानी 45 डिग्री में रोटेशन चल रहा है। ठीक है, वो भी कैसा, एंटी क्लॉक, सॉरी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट है, क्लॉकवाइज रोटेट। क्वेश्चन नंबर 3 कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कह रहे हैं फास्ट का कोड है 7-39, लाइन का कोड है 19। थोड़ा सा एक मिनट ध्यान से देखिएगा इसको कि ये कोड बना क्या है। देयर वी नीड टू डू वन करेक्शन, यहां पर मुझे एक करेक्शन करना होगा। वो करेक्शन ये है, मैं यहां पर लिख देता हूं, छोटा सा करेक्शन है। यस अभी ये सही हो गया। तो अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ा सा करेक्शन किया, करेक्शन के बाद ये एकदम सही हो गया, एंड यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट है। थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो टाइमर हम लोग फिर से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। 1 मिनट का समय आपके पास है। कह रहा है फास्ट का कोड 739 है, लाइन का कोड 2119 है। तो उसी वे में विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट मैच एज पर द गिवन कोड लैंग्वेज। तो कोड लैंग्वेज को देखते हुए यहाँ पर कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा 1 2 3 4 में से, यानी हमें यहाँ पर मैच करना है और मैच करके बताना है कौन सा करेक्ट मैच होगा। डियर एक चीज याद रखिए, अगर 3 मैच है, बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि एक मैच से ही हमें करेक्ट आंसर मिल जाए, तो उस सिचुएशन में हमें थोड़ा ध्यान लगाना होगा। वर्ड वहां पर दिए, लेफ्ट साइड में कोड यहाँ पर दिए। सबसे पहले पता कर लो कि फास्ट का कोड क्या होगा, और फास्ट का कोड 739 बना है, कोड भी चलो दिया हुआ है फास्ट, FAST दिया 739। ये कैसे बना होगा, सोचने की जरूरत है डियर। सोचना से पहले आप पोजीशंस याद करो, F की पोजीशन 6, A की पोजीशन 1, S की पोजीशन 19, T की पोजीशन 20। मुझे दिख रहा है इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो 39, इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा 7 गया। तो इसी तरह से अगर आप यहां पर देख रहे हैं पोजीशंस, तो ये है 4 15 13 5, तो इन दोनों से बना 18, इन दोनों से बना 19, 19 18, यानी आपका आंसर गया वाई। फर्स्ट का वाई से मैच होगा, फर्स्ट वाई है नहीं, नहीं, हाँ जी है, क्या फर्स्ट वाई है नहीं, ये भी गलत हो गया। आपका आंसर हो गया ये ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन बेस्ड आपने आंसर कर दिया, बट क्रॉस चेक करना है तो देखो एफ की पोजीशन होती है 6, आई की पोजीशन होती है 9, तो ये हो गया 15,
पहले दो लेटर का। फिर एस की पोजीशन होती है 19, एच की पोजीशन होती है 8। डियर दोनों को ऐड कर दीजिए, रिजल्ट आएगा 27, 15, 27। ये गया आपका, यानी सेकंड का गया डब्लू, तो थर्ड तो होगा ही बचा हुआ, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड। थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक ग्रुप है जहां पर स्टडी हो रही है, 147 प्लेयर्स फुटबॉल खेलते हैं, 155 प्लेयर हॉकी खेलते हैं, एंड साथ ही यहां पर देखने के लिए आपको मिलेगा डियर 36 प्लेयर्स, अच्छा 160 प्लेयर्स जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, और 36 प्लेयर फुटबॉल एंड हॉकी खेलते हैं, 44 प्लेयर फुटबॉल खेलते हैं, 44 प्लेयर फुटबॉल एंड क्रिकेट खेलते हैं, 25 प्लेयर हॉकी एंड क्रिकेट खेलते हैं, और 15 वो है जो तीनों गेम खेलते हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, सब मिला के ये टोटल कितने स्टूडेंट्स होंगे वो आपको बताना है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए।
डियर, प्रीवियस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मैं प्रीवियस क्वेश्चन एक बार दोबारा से आपको समझा देता हूँ। पूरा क्वेश्चन समझ लो, शायद मुझे लग रहा है साउंड थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ध्यान से देखना अभी। एक ग्रुप है जहां पर आपके 147 फुटबॉलर्स है। फुटबॉलर्स, हॉकी, और डियर यहां पर जो आपका आ गया, हॉकी के बाद आपका क्या है डियर, क्रिकेटर। अच्छा, फुटबॉलर जो थे वो 147 थे, हॉकी वाले 155 थे, और क्रिकेट वाले 160 थे। अब डियर आप ले लो ए, बी, सी, डी। अब यहां पर देखिए, आपसे कह रहा है 36 लोग फुटबॉल प्लस हॉकी, फुटबॉल प्लस हॉकी यानी बी प्लस डी, फुटबॉल प्लस हॉकी जो कि जाता है आपका बी प्लस डी। ये है आपके 44, सॉरी नॉट 44, ये है हमारे 36। फिर आपका जा रहा है डी, अगर आप ध्यान से देखें 44 फुटबॉल एंड क्रिकेट, फुटबॉल एंड क्रिकेट, ये जा रहा है आपका 44, ए एंड डी। अब जाएगा सी प्लस डी, और सी प्लस डी आपका जाएगा आपका हॉकी एंड क्रिकेट, और ये हमारा जा रहा है डियर 25। और आप देखो डी अकेला कितना है, डी अकेला है 15। अगर ये 15 है तो ए और डी आपका 36 है, तो 36 में से 15 गए, बचा कितना, 21। ये क्लियर हुआ? सॉरी, बट ये हम यहां क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बी और डी है, तो 36, ये तो 15 था और 36 है, तो डियर ये बचा 21। फिर है ए प्लस डी, ए प्लस डी आपका 44 है, 44 में से 15 गया तो बचा 29। फिर यहां पर देखिए ये 25 है, 15 गया तो ये सी बचा 10। अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा 82। सेम 155 में से माइनस कर दीजिए 21 प्लस 15 प्लस 10। जब सबको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद डियर यहां पर रिजल्ट आएगा 109। और यहां पर देखिए माइनस करने के लिए क्या बचा, 29 15 10, 29 15 10। और जब सबको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहां बन रहा है 106, क्योंकि इसका सम हो गया 54। तो पूछ रहे टोटल कितने लोग हैं। डियर टोटल पता करने के लिए हम यहां पर करेंगे टोटल, टोटल 106 प्लस 109 प्लस 82 प्लस 29 प्लस 21 प्लस 10 प्लस 15। और जब ऐसा करेंगे तो फाइनली रिजल्ट आएगा 372, यानी रो में टोटल 372 लोग थे, यानी करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रीजन एंड असर्शन का है, तो यहां पर ब्लड रिलेशन बेस्ड दिए क्वेश्चन दिया है। 1 मिनट का समय आपको दिया जाता है, ध्यान से आंसर कीजिएगा प्लीज, जल्दबाजी मत कीजिएगा। पूछा है कि यहां पर एक एक्सप्रेशन दिया है, m परसेंटेज k इक्वल्स टू z एट द रेट l परसेंटेज c। तो पूछा है यहां पर क्या सही होगा। k इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ h, यानी h की मैटरनल ग्रैंड मदर होगी। मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब हो गया कि मम्मी की मम्मी। और ये हमें कहां से मिलेगा, हमें ये सोचना है, फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले से, या दोनों को मिलाकर बनेगा, या दोनों को हटाकर मिलेगा। ध्यान से आंसर करना क्वेश्चन नंबर 5। अभी इसको समझ लो पहले, ये है क्या।
हमें एक एक रिलेशन पता होना चाहिए, तभी हम इसको कर पाएंगे। डियर यहाँ पर परसेंटेज दिया, परसेंटेज का मतलब क्या है, पहले वाला बाद वाले का क्या है, ब्रदर। तो मैंने एक चीज हमेशा सिखाई है कि अगर आप किसी मेल कैंडिडेट को शो कर रहे हो, देन अप्लाई अ बॉक्स। वहीं किसी फीमेल को शो कर रहे हो, देन अप्लाई अ सर्कल। हस्बैंड एंड वाइफ के लिए अप्लाई अ डॉट। ब्रदर एंड सिस्टर के लिए अप्लाई अ प्लस। सबसे पहले हमें इक्वेशन में क्या बोला है, परसेंटेज का मतलब है ब्रदर है, एट द रेट का मतलब है फादर है, इक्वल्स टू का मतलब है वाइफ है, और एंड का मतलब है डियर मदर है। अच्छा देखिए, वाइफ और हस्बैंड के केस में सेकंड वाले का हमें रिलेशन क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब एक चीज देखो, यहां पर कह रहे हैं एम परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है एम इज द ब्रदर ऑफ के, एम इज द ब्रदर ऑफ के, ये हमें इक्वेशन में यहां पर दिया है। और के इक्वल्स टू जेड, यानी के इज द वाइफ ऑफ जेड, के इज द वाइफ ऑफ जेड, तो जेड हस्बैंड हो गया। एट द रेट, पहले वाला बाद वाले का फादर है, जेड इज द फादर ऑफ एल, जेड इज द फादर ऑफ एल। फिर कह रहा है एल परसेंटेज, परसेंटेज मतलब एल इज द ब्रदर ऑफ सी, परसेंटेज का मतलब पहले वाला ब्रदर है, एल इज द ब्रदर ऑफ सी। सी का जेंडर क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं। पूछा क्या डियर, पूछा है के इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एच। अब डियर एच ही नहीं दिया, एच ही नहीं दिया अभी तक, और के इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एच। तो के को मैटरनल ग्रैंड मदर बन रहा है किसकी, एच की, तो वो सी की जो मदर होगी, सॉरी, मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एच, तो एच को डियर यहां आना पड़ेगा और एच का रिलेशन इनसे होगा, क्लियर है, या फिर सी से हो सकता है। अब देखो यहां पर दिया है सी एंड एच, एंड का मतलब है पहले वाला बाद वाले की मदर है, सी इज द मदर ऑफ एच, सी इज द मदर ऑफ एच। अगर सी एच की मदर हो गई, तो आप एक चीज देखो इस केस में, तो एच की ग्रैंड मदर कौन हो गई, मैटरनल ग्रैंड मदर, हमें यहां से क्लियरली मिल रहा है। अगर हम दूसरे वाला देखते, जो दूसरे वाला हमें दिया था, वो दिया था एन और एच। अगर एन से एच का रिलेशन होगा, तो एन इज द फादर ऑफ एच हो जाएगा एट द रेट के हिसाब से, एन इज द फादर ऑफ एच। अगर हम एन को फादर भी कर दे एच का, तो डियर हमें यही नहीं क्लियर होगा यहाँ पर कि एन कहाँ आएगा, एच यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, या इन दोनों के बीच रिलेशन होगा। सी तो दिया हुआ था, सी से रिलेशन एच का दिया, तो वहां तो जेंडर भी क्लियर हो रहा है, रिलेशन भी क्लियर हो रहा है। बट यहां पर देखो आपको एन, अगर आप देखो कहीं भी इक्वेशन में नहीं दिया, एच भी नहीं दिया, तो हम इससे रिलेशन नहीं निकाल सकते। तो ओनली ए इज द रीजन बिहाइंड द एसर्शन। तो डियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब हम ये एक तरीके से समझो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस होते हैं एक तरीके से। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी का ही आ गया, तो आपसे पूछ रहा है डेटा सफिशिएंट है या नहीं, आप आंसर क्या करोगे। तो 1 मिनट का समय पहले ले लो इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन क्या है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, समझाता हूं, और ध्यान से आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज विनीत फाइनली फेसिंग, यानी फाइनली विनीत का फेस किस डायरेक्शन में, बस हमें ये बताना है। इनिशियली विनीत वाज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, then he turned 135 degree clockwise, and then he turned 45 degree anti-clockwise, then he turned 90 degree anti-clockwise for his final facing of the direction। ये हमारा पहला स्टेटमेंट था। दूसरा कह रहा है इनिशियली विनीत वाज फेसिंग नॉर्थ, then he turned 90 degree and followed by a 135 degree turn, he then turned 45 degree for his final facing। डियर अगर आप थोड़ा सा भी सोचो, थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करो, तो आप पहले इतना समझ लो कि आंसर करने के लिए हमें करना क्या चाहिए।
चलो इसको ध्यान से देखो क्वेश्चन को डियर, बस एक चीज समझ लेते, आपको जो सेकंड स्टेटमेंट दिया उसमें कहीं पर भी डिग्री के साथ ये नहीं बताया क्लॉक या एंटी क्लॉक, सेकंड को चेक ही मत करो, आंसर ही नहीं आ सकता इससे। तो आप सिर्फ फर्स्ट वाले को चेक करो, ही वाज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है उसका फेस इस डायरेक्शन में था। देन ही टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो आप देखो एंटी क्लॉकवाइज यहां लिखो। देन ही टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अगेन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। फिर कह रहा है फोर इज फाइनली फेसिंग अ डायरेक्शन। अच्छा देखिए यहां पर 135 डिग्री आपने कहा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इससे पहले क्लॉकवाइज भी था 135 डिग्री, क्लियर है। 130 क्लॉक, देन 45 डिग्री एंटी क्लॉक, देन टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉक फॉर द फाइनल फेसिंग द डायरेक्शन। कह रहा है इन विच डायरेक्शन, आपसे ये पूछा है नहीं पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन इज विनीत फेसिंग, फाइनली फेसिंग। तो हम किसी न किसी डायरेक्शन में तो बता ही सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है। और अगर आप देखो आंसर भी आ जाएगा कि वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, क्योंकि 135 दोनों को कट कर दीजिए तो वो क्लॉक गया, एंटी क्लॉक गया, वापस उसी डायरेक्शन में आ गया जिस डायरेक्शन में था, नॉर्थ ईस्ट में। तो आपका केवल स्टेटमेंट फर्स्ट सफिशिएंट है, तो करेक्ट आंसर गया आपका थर्ड। सेकंड की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नीड ही नहीं है, छोड़ दो उसको। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं थोड़ा तेजी से। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 6% ऋतु, गुंजन, विक्की, सना। अच्छा ये 6 लोग जो है ना, ये कहां पर रह रहे, हेमंत, लिव इन अ 6 स्टोरी बिल्डिंग। तो एक काम करते हैं, टाइमर के साथ साथ ना हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। जैसे बोला 6 स्टोरी बिल्डिंग, तो हम 6 फ्लोर बना देते हैं ताकि क्वेश्चन हमारा आसान हो जाए। 1 2 3 4 5 6, जो ग्राउंड फ्लोर है उसको फर्स्ट फ्लोर माना गया है, देन उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 4, उसके ऊपर 5, और इसी तरह से सारी फ्लोर्स है। द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड अबव 2 एंड सो ऑन। टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर 6, यहां तक कहानी खत्म हो गई। अब यहीं से क्वेश्चन शुरू होगा है, ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन विक्की एंड हेमंत। यानी हम कह रहे हैं विक्की, अच्छा सारे लेटर्स अलग अलग है, विक्की को वी लिख लेते हैं और हेमंत को एच लिख लेते हैं। विक्की और हेमंत के बीच 3 लोग रह रहे हैं, टोटल 6 लोग हैं। अब विक्की और हेमंत में से किसी एक का फिक्स हो जाए तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, लेकिन नहीं पता, उनके बीच 3 लोग रह रहे हैं। किरण लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, किरण जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे है, तो किरण या तो यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ, 3 पॉसिबिलिटी किरण के लिए हो गए। तो हमने किरण का क्या लिया और तीनों फ्लोर्स पे रख दिया जो इवन नंबर थी। ऋतु लिव्स जस्ट अबव हेमंत, यानी ऋतु जो है वो हेमंत के जस्ट अबव है, तो ऋतु हेमंत के जस्ट अबव है, तो विक्की अगर यहाँ है तो 1 2 3 हेमंत यहाँ आ जाएगा, बट हेमंत के जस्ट अबव कौन है, ऋतु। तो यानी आपका हेमंत यहाँ हुआ, विक्की यहाँ हुआ और ऋतु यहाँ पर हो गया पहले वाले केस में। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब देखो ये केस 1 था, ये केस 2 है, ये केस 3 है, ये आप एक चीज देखो, हम विक्की और हेमंत को रख कर देख लेते हैं। डियर विक्की और हेमंत के लिए देखिए, विक्की यहाँ आ सकता है 1 2 3, हेमंत यहाँ आ जाएगा, हेमंत के ऊपर ऋतु हो गई। अच्छा अब दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए, यहाँ पर 2 का बी पार्ट बना लेते हैं हम लोग, 2 का बी पार्ट। अगर आप इसके हिसाब से सॉल्व करोगे तो डियर हेमंत यहाँ भी आ सकता था, ये तो यही रहने वाला है के, तो हेमंत यहाँ आया तो विक्की यहाँ आ गया और हेमंत के जस्ट ऊपर ऋतु आ गई। अच्छा विक्की, हेमंत, ऋतु, ये भी खत्म हो गया कहानी। अब डियर आपसे आगे क्या बोला गया है, कह रहा है 4 पीपल लिव बिटवीन विक्की एंड ऋतु, विक्की एंड ऋतु के बीच 4 लोग रह रहे हैं। तो विक्की और ऋतु के बीच में 4 लोग रह रहे हैं, विक्की एंड ऋतु के बीच 4 लोग हैं, 2 ही लोग हैं, गलत हो गया। विक्की एंड ऋतु के बीच 4 लोग, विक्की ऋतु के बीच 4 लोग, विक्की एंड ऋतु के बीच 2 लोग, तो ये भी गलत हो गया। या तो ये सेकंड सही है या थर्ड सही है। कह रहा है किरण लिव्स जस्ट अबव गुंजन, किरण लिव्स जस्ट अबव गुंजन, यहां पर हो ही नहीं सकता। अब बचा कौन आपका, सना, सना यहां पर आ गई, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो पूछ रहा है आपसे क्या,
हु लिव्स जस्ट अबव विकी, विकी के जस्ट अबव कौन है? सना। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फोर्थ। फोर्थ इज द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। साइलोजिज्म का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा। थोड़ा समझदारी से करिए बेटा क्वेश्चंस प्लीज। देखिए साइलोजिज्म के क्वेश्चन आसान होते हैं, अगर रूल्स पता है तो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। कह रहे सम रेड आर ब्लू, फिर कह रहे ऑल ब्लू आर ग्रीन, जितने भी ब्लू हैं वो सब ग्रीन है। सम ग्रीन आर ब्राउन, कंक्लूजन है सम रेड आर ब्राउन। इसके लिए पहले एक और डायग्राम देखो, रेड इक्वल्स टू ब्लू इक्वल्स टू ग्रीन इक्वल्स टू ब्राउन, ये सब हो गया। अब यहां पर देखिए सम रेड्स आर ब्राउन, सम रेड्स आर ब्राउन, कुछ रेड ब्राउन है, यहां पर तो नहीं है बट यहां पर है, तो ये CNS हो गया। कह रहे सम रेड्स आर ग्रीन, सम रेड्स आर ग्रीन, यहां पर भी है यहां पर भी है, तो ये सही हो गया, और अकेला CNS गलत हो गया। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेकंड। सेकंड हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पूछ रहा है करेक्ट मिरर इमेज क्या होगी। यार जब करेक्ट मिरर इमेज पूछी है, सिंपल क्वेश्चन पूछा है आपसे, मैं एक काम करता हूं, 30 सेकंड भी ज्यादा होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, आप फिर भी करो। मैं जब तक बता दूं, मिरर आपका राइट साइड है, तो जब आप इस पिक्चर को बनाएंगे तो ये जो लाइन है, ये आपको बॉक्स इस तरीके से बनता हुआ नजर आ रहेगा, जिसमें ये वाला पोर्शन आपका ब्लैक हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले ये देखो, लेफ्ट साइड पे आपको इस तरह से ब्लैक दिखना चाहिए, सभी में दिख रहा है, बट यहाँ पर देखिए व्हाइट पोर्शन चला गया, खत्म। ट्राइंगल यहाँ है तो डायरेक्ट ट्राइंगल यहाँ बनेगा, और ब्लैक वाला पोर्शन ऊपर है तो ब्लैक वाला पोर्शन ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं हो सकता। नीचे हो गया, खत्म। एरो आपका राइट साइड है, तो अब ये जो एरो है ये आपका लेफ्ट साइड होना चाहिए था, लाइक इस तरह से, और एरो लेफ्ट साइड आपका यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, खत्म। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 डाइस का क्वेश्चन है, 50 सेकंड्स तो एटलीस्ट मिलने चाहिए आपको, या 45 सेकंड्स लो और सॉल्व करो। पूछा है 13 के अपोजिट क्या होगा। ये डाइस की 4 पिक्चर हो, 5 हो, 3 हो, हमेशा हमने एक ही चीज सिखाई है कि डाइस के 3 रूल होते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई भी 2 डाइस लेने। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 डाइस दिख रहे हैं, एग्जाम्पल आपको 2 डाइस में कोई एक नंबर कॉमन ले लेना है। जैसे आप जानते हैं डाइस पे 1 to 6 नंबर होते हैं, मान लीजिए कह रहे हैं 1 2 3 4 5 2, तो हम कह रहे हैं कि 2 यहाँ कॉमन है, तो 2 से क्लॉकवाइज चल जाओ, 2 से क्लॉकवाइज चल जाओ तीनों नंबर में। तो 2 से गए आप 3, 3 से आप गए 1, यहाँ 2 से गए 4 एंड 4 से गए 5। तो आप देखोगे कि 1 5 एक दूसरे के अपोजिट, 3 4 अपोजिट, 2 के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा 6। तो ये तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब जैसे आप आ जाओ यहाँ पर 13 के अपोजिट पूछा। अच्छा कभी कभी क्या होता है, अगर 2 नंबर कॉमन है तो वहां से भी आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे आप पहला और आखिरी डाइस देखो, यहाँ पर 2 नंबर कॉमन दिख रहे हैं, 15 16, 15 16, तो बचा हुआ नंबर 13 अपोजिट हो जाएगा 14 के। दूसरा तरीका सीखो। दूसरा तरीका आपका क्या है डियर,
आप एक काम करो, इन दोनों डाइस को लो, तो यहाँ 15 है, यहाँ पर भी 15 है, तो क्लॉक वाइज चले 15 से गए आप 16, 16 से गए आप 13, यहाँ पर क्लॉक वाइज चले 15 से 11, 11 से गए 14, तो जो जिसके नीचे आ जाता है वो अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर गया दैट इज ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर है? बी 14। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। 11 में आपको रिलेशन ढूंढना है और रिलेशन ढूंढ के बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। आप उससे पूछते हो कि कैसे क्वेश्चंस करें, कैसे क्वेश्चन छोड़े, तो डियर ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, जो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एंड लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस में हमेशा आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को छोड़ देना है डियर जो आपको परेशान करते हैं। लाइक जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में टाइम लगता है, तो आपको टाइम नहीं लगाना है। जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है उनको आप जल्दी कर सकते हो, बट जो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस है वी हैव टू थिंक, वहां पर हमें सोचना पड़ेगा, और जब हम नहीं सोच पाएंगे तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है डियर, आपको ये ध्यान में रखना है कि गलती ना होने पाए, समय ज्यादा वेस्ट ना होने पाए, तो ऐसे क्वेश्चन को तुरंत देखते स्किप कर दीजिए। हो सकता है आसान हो, मुश्किल से 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड में समझ में आता है तो ठीक, क्लियर स्विप। अगर नहीं आता है तो भैया बाउंसर है, बाउंसर है तो बाद में देखेंगे अगर हमारे पास समय बचा तो। क्योंकि मान लो मैं इसमें 2 मिनट खत्म कर दूं, तो जहां 2 मिनट इसमें खत्म कर दिए, हो सकता है उतने उसी 2 मिनट में कोई 3 क्वेश्चन कर पाता है, यानी 3 क्वेश्चन का जो स्कोर होता वो मेरा कहीं ना कहीं चला गया। तो ये बातें हमें ध्यान देनी होती है। अब डियर इसका लॉजिक एकदम अल्टीमेट है, सोचना भी दूर की बात है। 21 में से 12 गए, तो जैसे ही 12 गए तो डियर आपका 9 बचा। आपने क्या किया, 9 का स्क्वायर किया, 81 आया, 81 को मल्टीप्लाई 2 किया तो 162 आया। सेम लॉजिक यहां पर 26 में से आपने 14 को माइनस किया, रिजल्ट आया 12, 12 का स्क्वायर किया 144, 144 को मल्टीप्लाई 2 किया तो 288। अगर ये लॉजिक यहां लगाओ, 13, 13 का स्क्वायर 169, 169, 169 का डबल 300 प्लस होगा, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। डिफरेंस 10, 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 मल्टीप्लाई 2, 200, 220 तो नहीं हो सकता। यहां पर देखो रिजल्ट है 14, डिफरेंस 14 का स्क्वायर 196 होता है, ये तो 142 है, ये खत्म हो गया, आंसर हो गया डी। चेक कर लो, 29 में से अगर आप 18 को माइनस कर दोगे तो रिजल्ट आएगा डियर आपका 11, 11 का स्क्वायर होता है 121, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 242। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फोर्थ। फोर्थ हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है इस क्वेश्चन में रॉन्ग नंबर क्या होगा। थोड़ा सोचिए इस क्वेश्चन को शांत दिमाग से समझने की कोशिश कीजिए। बताइए क्या होगा आंसर। देखो करना क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देना है, क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग। डियर करना क्या है यहाँ पर, सीरीज देखो 3, 4, 12, 90% केसेस में, 90 नहीं कह सकते, 60-70% केस कह सकते हैं, क्वेश्चन डिफरेंस मेथड से आपका सॉल्व हो जाता है। डिफरेंस है 1 का, डिफरेंस है 8 का, डिफरेंस है 28 का, डिफरेंस कितने का है 63 का,
डिफरेंस कितने का है? 2, नो नो नो, 125 का। डियर मुझे सीरीज क्लियर समझ में आ गई। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, तो यहाँ देखो 5 का क्यूब है, तो ये 3 का क्यूब होना चाहिए था। 3 का क्यूब 27, ये 4 का क्यूब 64। अगर ये 27 होगा तो डियर यहाँ 39 आ जाएगा, और जैसे 39 आएगा तो 64 आ जाएगा, यानी ये नंबर भी गलत, ये नंबर भी गलत। तो फाइनली हमारा ये नंबर गलत हो गया, 40। 39 इज द राइट आंसर, वो सॉरी 40 इज द राइट आंसर, यानी इस सीरीज में 40 नंबर जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 13। अब यहां पर कह रहे हैं 7 पर्सन नेम PQRSTUV sitting in a straight line and all are facing the north, each of them pursuing one of the 7 different courses BA, BCom, BSc, BTech। चलो आप लोग टाइम ले लो इसको करने का, 2 मिनट का समय मैं नीचे चला रहा हूँ, बट 2 मिनट की रिक्वायरमेंट है नहीं, मैं पढ़ भी रहा हूँ, सॉल्व भी करा रहा हूँ, आप भी उतने टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। डियर यहाँ पर कह रहे हैं कोई बीए कर रहा है, कोई बीकॉम, बीएससी, बीटेक, फिर यहाँ दिखा है आर्किटेक्ट, एमएससी एंड एमटेक। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही लोग हैं। क्यू इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ आर। हम वो 7 प्लेस डिसाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कंडीशन क्या दी है उसको समझेंगे। क्यू इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो हमें पहली कंडीशन दी है, उसको मैं ऊपर लिखता हूं, क्यू इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ आर। ये काइंड ऑफ पजल क्वेश्चंस होते हैं, इनमें थोड़ा ध्यान देना होता है। एस इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी, ना तो मुझे एस पता ना पी पता, एस इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी, यहां पर लिख लिया। द पर्सन परसुइंग बीटेक इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। जो बीटेक कर रहा है वो आर के थर्ड लेफ्ट है, बीटेक, तो बीटेक को TECH लिखेंगे, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। बस ये ध्यान रखना थर्ड लेफ्ट की जगह थर्ड राइट मत कर देना। द पर्सन परसुइंग बैचलर आर्किटेक्ट इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एस, यानी एस के इमीडिएट लेफ्ट आर्किटेक्ट है, तो कह सकते हो फर्स्ट पोजीशन पे एस के। हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, यानी एस एक एक्सट्रीम एंड पर है, तो डियर एस यहीं पर आ जाएगा, और एस के BARCH यहां पर आ गया, और एस जो पी के थर्ड राइट था, तो पी के थर्ड राइट था, तो पी यहां गया। 1 2 3 आपका इतना क्लियर हो गया, और जो जो क्लियर हो गया उस पर टिक कर देता हूं, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है उसको समझने की जरूरत है डियर। यहां पर लिखा है द पर्सन परसुइंग MSc एंड BCom आर इमीडिएट नेबर, यानी MSc एंड BCom पड़ोसी हैं। हमने साइड में लिख लिया, अब पता नहीं कहां पर है वो, यहां 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 कहीं भी आपके हो सकते हैं। फिर यहां से शुरू करते हैं। द पर्सन परसुइंग BSc एंड बी आर इमीडिएट नेबर। BSc और BSc को लेकर कुछ कहा गया था, कुछ भी नहीं कहा गया था, तो S BSc भी हो सकता है और BSc यहां भी हो सकता है, तो यानी बी आर्किटेक्ट, बैचलर आर्किटेक्ट एंड BSc पड़ोसी हैं, ये हमें पता पड़ गया, हमने एरो से बना लिया। V इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ U, V जो है वो 4th है टू द लेफ्ट ऑफ U। U यहां है तो 1 2 3 4 यहां पर आ जाएगा, और U यहां है तो 1 2 3 4 V यहां पर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। S इज नॉट परसुइंग BSc, तो डियर जो ये वाला केस था ये क्लियर हो गया कि BSc यहां पर आ गया, क्लियर है। तो जैसे BSc वाला पॉइंट क्लियर हुआ उसको भी टिक कर लो।
S is not pursuing BSc. The person pursuing BA is third to the left of P. Third to the left of P. 1, 2, 3. BA. Third to the left of P. आपका ये भी क्लियर हो गया. The person pursuing MTech is fourth to the right of the person pursuing MSc. MSc के फोर्थ राइट कौन है? MTech वाला है. MSc के फोर्थ राइट MTech वाला है. MSc के फोर्थ राइट MTech वाला है. ये हमें क्लियर हो गया. डियर अब एक चीज देखो, MTech, तो डियर MTech यहीं आ सकता है और MTech MSc के फोर्थ राइट है. 1, 2, 3, 4, तो यानी MSc आपका यहां पर आ जाएगा. MSc के फोर्थ राइट MTech. ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया. बीटेक आर के थर्ड लेफ्ट है, तो डियर बीटेक आर के थर्ड लेफ्ट. अगर ये बीटेक होगा तो यहाँ आर नहीं हो सकता, आर यही हो सकता. 1, 2, 3, बीटेक आपका यहां पर हो गया. बीटेक आर के थर्ड लेफ्ट हो गया. आपको ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो चुका है. और पी के थर्ड राइट ये है, तो ये भी क्लियर हो गया. और आर के फोर्थ लेफ्ट क्यू है, आर का 1, 2, 3, 4, यहां पर आपका क्यू हो गया. अब बचा कौन डियर? आपका क्यू भी हो गया. अच्छा, वी जो है फोर्थ लेफ्ट है किसके? यू के, तो डियर यू यही हो सकता है. 1, 2, 3, 4, वी यहां पर हो गया. अब बचा कौन? देखो ध्यान से, पी क्यू आर एस, बचा हमारा टी, टी यहां पर हो गया. अब पूछा क्या है? पूछा क्या है उस पर विशेष ध्यान दीजिए. डियर पूछा यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑन द बेस्ड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट. द पर्सन परसुइंग बीकॉम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन परसुइंग एमटेक. तो डियर बीकॉम वाला कहीं आया? बीकॉम यहां आया और एमटेक के थर्ड लेफ्ट है, तो पहला तो आपका सही है. सेकंड क्या है? ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड आर. क्यू एंड आर के बीच में 3 लोग हैं, सही है, तो आपका सेकंड वाला भी सही हो गया. थर्ड है आपका, थर्ड यहां से शुरू हो रहा है, द पर्सन परसुइंग आर्किटेक्ट या एग्रीकल्चर भी हो सकता है, वैसे आर्किटेक्ट होता है, ठीक है. द पर्सन परसुइंग आर्किटेक्ट इज सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ टी. आर्किटेक्ट सेकंड टू द राइट ऑफ टी है क्या? नहीं, गलत हो गया. तो यानी आपका फर्स्ट और सेकंड ही सही है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन थर्ड. थर्ड इज द राइट आंसर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे. डियर ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है. मैं 2 मिनट दूंगा आप लोगों को इसको पढ़ के समझने के लिए, और मैं साइड में एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन को पूरी तरह से. टाइमर नीचे चल रहा है, हमें एज्यूम करना है और अच्छे से इसको समझने की कोशिश भी करनी है कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में हमसे क्या कह रहा है. डियर अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां पर कह रहा है, ध्यान से देखो, पहले तो समझो कि क्या रहा है. कह रहा है विद एक्टिव पॉपुलेशन, रोड ट्रैफिक, इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन, सिटीज आर एक्सपेक्टेड. वेट डियर, वेट, चलो इसको समझते हैं. डियर मैं टाइम आपको दूंगा जब मैं यहां पर आपको ऑप्शंस के लिए बोलूंगा. कह रहा है रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, यानी यहां पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन को बहुत केयरफुली पढ़ना है, और केयरफुली पढ़ने के बाद यू मस्ट एज्यूम एवरीथिंग इन द स्टेटमेंट टू बी ट्रू एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज विद. अब देखिए यहां से शुरू हो रहा है, विद एक्टिव पॉपुलेशन, रोड ट्रैफिक, इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन, सिटीज आर एक्सपेक्टेडली नॉइसी प्लेस, यानी वहां पर बहुत ज्यादा शोर है, ठीक है. नॉइस इज लीडिंग सोर्स ऑफ डिससेटिस्फेक्शन फॉर सिटी रेजिडेंट, यानी जो सिटी के जो रेजिडेंट है, कहीं ना कहीं जो नॉइस पॉल्यूशन है वो उनके लिए डिससेटिस्फेक्शन बन रहा है, मतलब उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है. अर्बन नॉइस अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल रेजिडिंग देयर, यानी जो लोग वहां पर रह रहे हैं, तो ये जो नॉइस है उनकी लाइफ को इफेक्ट कर रही है. इट आल्सो कॉज सीरियस एंड द लॉन्ग टर्म हार्म टू हेल्थ, यानी उनके हेल्थ को सीरियसली और लंबे समय के लिए कहीं ना कहीं
डैमेज कर रही है। अच्छा देखिए, नॉइस डिस्टर्ब स्लीप, उनकी नींदें खराब कर रही है, विच रिजल्ट इन स्ट्रेस, जो कि कहीं ना कहीं उनके स्ट्रेस का कारण बन रहा है। ठीक है, फैटिग्यू एंड चेंजेस इन बॉडी केमिकल बैलेंस, यानी जो बॉडी का केमिकल बैलेंस है वो उसकी वजह से, ना सोने की वजह से, शोर शराबे की वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से उनको हार्म कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखा है नॉइस इंटरफेयर्स विद सर्टेन cognitive functions such as attention, concentration and memory. Which of the following can be the concluded from the given information? यानी यहां पर हम लोग कौन सा कंक्लूजन कंक्लूड कर सकते हैं दी हुई स्टेटमेंट के हिसाब से। यानी कहीं ना कहीं उनका कहना यह है जो शहरी शोर शराबा है वो रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है डियर। यह स्वास्थ्य को गंभीर और दीर्घकालीन नुकसान भी पहुंचाता है। शोर नींद में खलल डालता है जिससे तनाव, थकान और शरीर में रासायनिक संतुलन में परिवर्तन होता है। शोर कुछ संज्ञात्मक कार्यों जैसे ध्यान, एकाग्रता और स्मृति में बाधा डालता है। दी गई जानकारी में से निम्नलिखित में से कौन सा निकाला जा सकता है? क्लियर है? पहला कह रहा है द नॉइज पॉल्यूशन इज एविडेंट ओनली इन दोज अर्बन एरियाज वेयर द इंडस्ट्री लोकेटेड, यानी जहां पर इंडस्ट्री लोकेटेड है, पीपल आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपर्ली ड्यू टू द लॉन्ग वर्किंग आवर्स। मतलब इनका कहने का मतलब है ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण यह है कि लोग दिन भर सक्रिय रहते हैं और अपने कार्यों पर अधिक समय पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। दूसरा कह रहे हैं द नॉइज पॉल्यूशन इज एविडेंट ओनली इन दोज अर्बन एरियाज वेयर द इंडस्ट्री आर लोकेटेड। अच्छा ये दूसरा ही पढ़ दिया मैंने, पहला तो ये था द मेन कॉज ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन इज द पीपल रिमेनिंग एक्टिवली through the day and they are able to pay attention to their task for more duration, यानी वो ज्यादा समय के लिए काम कर रहा है। अच्छा दूसरा क्या है, दूसरे में ये कह रहा है ध्वनि प्रदूषण केवल उन्हीं शहरी क्षेत्रों में है जहां उद्योग स्थित है और लोग लंबे समय तक काम करने के कारण ठीक से सो नहीं पाते हैं। तीसरा कह रहा है नॉइस इज एसोसिएटेड विद द लो क्वालिटी ऑफ स्लीप विच कॉज अदर प्रॉब्लम्स सच एज टायर्डनेस, स्ट्रेस एंड अदर बॉडी चेंजेस। तो तीसरा कह रहा है शोर नींद खराब गुणवत्ता से जुड़ा है जिसके कारण थकान, तनाव और अन्य शारीरिक परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। राइट, फिर लास्ट है स्लीप इज नॉट द ओनली फैक्ट विच इज इंटरफर्ड ड्यू टू नॉइस पॉल्यूशन, देयर आर अदर फंक्शंस दैट आर अफेक्टेड अमंग पीपल। यानी इसका मतलब है ध्वनि प्रदूषण जो है डियर, ध्वनि प्रदूषण के कारण नींद ही एकमात्र कारण नहीं है जो कि प्रभावित होता है, लोगों को अन्य कार्य भी प्रभावित होते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली बात करें तो हम सी और डी को देख सकते हैं एज ए आंसर। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज फोर्थ, सी एंड डी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में कह रहा है कि चार किसी तरीके से सेम है, एक अलग है, तो हमें वो जो अलग है उसको पकड़ना है, बताना है कि वो अलग कैसे होगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। डियर देखिए क्यू आर एस यू वी डब्ल्यू एच आई जे, यहां के एल एम एन ये होना चाहिए था। तो देखिए के एल एन यानी के एल एन वो भी सीक्वेंस में नहीं है, तो ऑड वन आउट आपका जो हो जाता है वो सेकंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। इक्वेशन में वैल्यूज को पुट कीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो आपके पास टाइमर है, टाइमर के साथ आप लोग आंसर करिए। मैं विदाउट टाइमर यहां पर क्वेश्चन को देखता हूं और बताता हूं। डियर 55 एन डिनोट्स मल्टीप्लाई 2, फिर कह रहा है एम डिनोट्स एडिशन 27, ओ डिनोट्स सब्ट्रैक्शन 16, पी डिनोट्स डिवीजन 4 आ गया, 110 हो गया, 110 प्लस 27 हो गया, 137 हो गया, और 137 माइनस 4 हो गया, तो डियर 133 हो गया।
सिंपल 133 यानी करेक्ट आंसर गया आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है और बताना है क्या होगा। 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से मुझे आंसर कर दीजिए 30 सेकंड में करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। डियर सबसे पहले देखिए, आप शीड यानी बीज को लोगे और बीज को जब जमीन में बोगे तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं एक बड बनेगा, एक कली बनेगा, ठीक है। और कली से क्या बनेगा, पौधा बनेगा, फ्लावर, फ्लावर बनेगा और फ्लावर के बाद बनेगा प्लांट। तो 14 23, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। डियर क्वेश्चन नंबर 18 जो कि लॉजिकली बेस्ड है, इसके लिए टाइम दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप समझो। डियर अगर आप इसको समझ ले गए तो मतलब मैं कहता हूं कि ये एक अलग ही लेवल है क्वेश्चन का। कोडिंग डिकोडिंग का है, रिलेशन बेस्ड है, बट इसमें जो लॉजिक लगाया है ना, वो लॉजिक बड़ा अल्टीमेट है। मतलब मैं भी जब आज इस क्वेश्चन को देखा पहली बार तो मुझे फील हुआ कि हाँ मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को टाइम टेकिंग क्वेश्चन अगर बनाया है तो वो ये क्वेश्चन था, बट अगर बच्चा थोड़ा सा समय दे जाएगा तो ये समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, सारे लेटर्स वही हैं, पॉज्ड में जो लेटर है वही लेटर है, और यहां पर देखिए जेनिथ में जो लेटर है वही लेटर है, बट इनका सीक्वेंस क्या है, सारा खेल उसका है। तो चलो इसको समझते हैं। PAUSED, डियर आप यहां पर देखो P की पोजीशन 16, 1, 21, 19, 5 और 4। सबसे पहले सबसे बड़े 3 नंबर, तो 21 यानी U डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दीजिए, 19 यानी S, 16 यानी P। अब बचे हुए 3 नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर, तो पहले आएगा क्या 5 E, 4 D और इसका आएगा 1 यानी A, USPEDA। क्लियर है? सेम जेनिथ में भी ZENITH। तो डियर 26 5 14 9 20 8। तो पहले देखो 26 20 14, 26 20 14, फिर देखिए 9 8 5, 9 8 5, तो ZTNIHE। अब इसी तरह से अगर आप देखो टिंगल में, तो टिंगल में आपका जो लेटर है TINGLE। तो डियर हमें 20 सबसे पहले दिया है, 29 14 7 12 5, तो ये बनना चाहिए था 20 14 12 यानी TNL। तो TNL कहीं पर है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में T नहीं है, तो इसका तो पेयर ही नहीं बन सकता, वन का कोई पेयर बन नहीं सकता, तो 1 W के साथ नहीं हो सकता, 1 का पेयर बन ही नहीं सकता। अब आंसर या तो ये आई। क्लियर है? अच्छा MORSEL देखते हैं, MORSEL। मैंने जब MORSEL देखा तो M का 13, O का 15, R का 18, S का 19, E का 5, L का 12, 19 18 15, 19 18 15, 19 यानी S, 18 यानी R, 15 यानी O, SRO, SRO। तो यानी सेकंड का वाई बनेगा ही बनेगा, सेकंड का वाई बन रहा है दोनों में, सेकंड का वाई दोनों में बन रहा है, फोर्थ का एक्स दोनों में बन रहा है, तो भैया थर्ड और जेड चेक करो ना। थर्ड चेक करते हैं, कैमल्स, कैमल्स को चेक करेंगे तो डियर एक चीज देखो, CAMELS, CAMELS। तो डियर 3 1 13 5 12 19, तो सबसे पहले 19 चाहिए यानी S, फिर 13 चाहिए यानी M। SM कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा,
तो यानी ये गलत हो गया, आपका आंसर हो गया थर्ड। थर्ड इज द राइट आंसर। एकदम अलग लेवल पे क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आपसे कह रहे हैं रॉन्ग टर्म बताना है, सीरीज में रॉन्ग टर्म क्या होगा, और इसके लिए 30 सेकंड है आपके पास। अगर आप देखोगे y की पोजीशन होती है 25 और यहाँ a की पोजीशन या तो 1 या 27, दैट इज +2। नंबर मत चेक करो। c की पोजीशन 3 +2, f की पोजीशन 6 +3, g की पोजीशन 7 +1। तो डियर ये कहीं ना कहीं गलत हो गया, यहाँ पर e आना चाहिए था, C D E। तो यहां से यहाँ E 5 हो जाता +2 और +2 यहां पर हो जाता, तो यानी F68 आपका रॉन्ग हो गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। थर्ड हमारा एकदम सही। तो ये आपका यहाँ पर टाइम खत्म हुआ कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या था वो मैंने आपको बता दिया। अब ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 मिनट का समय देता हूं, ध्यान से देखना। कह रहा है 6 गर्ल्स हैं जिनका नाम दिया है ABCDEF और सबका अलग अलग स्कोर है, और फाइनली सॉल्व करने के बाद बताने कौन से स्टेटमेंट दो दिए हैं तो कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों में से कोई नहीं सही है। जल्दी से करिए आंसर। देर हमें इसको समझना है। 6 गर्ल्स हैं ABCDEF, राइट। अब यहां पर कह रहे हैं डिफरेंट स्कोर कर रहे हैं। बी स्कोर देखो, अब जो हाईएस्ट स्कोर है हम उसको ऊपर रखते हैं। यहां पर सबसे पहले बी स्कोर मोर मार्क्स देन डी, यानी बी का जो स्कोर है वो डी से ज्यादा है, बट इमीडिएट ज्यादा नहीं है। हम इस तरह से रखते हैं, इमीडिएट के लिए हम लोग लाइन खींच देंगे, बट बी का स्कोर किससे ज्यादा है, डी से ज्यादा है। द रेशियो बिटवीन द मार्क्स डी एंड ई इज 5:8। डी एंड ई 5:8 रेस्पेक्टिवली। कह रहे एफ स्कोर 5 मार्क्स मोर देन ए, तो एफ जो है A+5 हो जाएगा यहां पर। अच्छा अब देखो, एफ स्कोर 5 मार्क्स मोर देन ए, सी स्कोर मोर मार्क्स देन ई। अब कह रहे बी स्कोर लेस मार्क्स देन सी। अब यहां पर क्लियरली बोला है बी स्कोर लेस मार्क्स देन सी, बी जो है वो सी के नीचे आएगा। क्लियर है। द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी एंड ई इज 130। तो डी एंड ई का जो स्कोर है वो 130 है। 130 का मतलब है, तो इनका रेशियो ही जो ऐड करोगे तो 13 हो जाएगा, तो डी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 कैसे हुआ डियर, 130 गुणा 5 भाग 13, ये 10 हो गया 50। इसी तरह से बचा हुआ ये 80 हो गया, तो यानी ई का हो गया 80। तो आप सबसे पहले देखो डी का हो गया 50, अब ई का स्कोर कितना हो गया, 80 हो गया। हमने दो का स्कोर तो पता कर लिया। अच्छा डी का स्कोर जो है वो बी से कम है, तो डी का स्कोर बी से कम है, हमें ये भी एक सीक्वेंस पता चल रहा है।
द रेशियो बिटवीन द मार्क्स ए एंड डी इज 11:10। अब देखिए ए इज टू डी 11:10। तो डियर अगर दिख रहा है कि डी आपका 50 है तो 50 भाग 10 गुणा 11 कर दीजिए, तो ये हो गया 5 55, यानी ए का स्कोर 55 हो गया। तो हमने जैसे ए का स्कोर निकाला 55 हो गया, 55 निकालते ही हमें एफ का स्कोर पता चल गया कि एफ 60 हो गया। क्लियर है, बस खत्म हो गई कहानी। अगर एफ का स्कोर 60 हो गया तो हमें इन चार का सीक्वेंस तो पता चल रहा है कि सबसे नीचे होगा डी, डी के ऊपर होगा कौन ए के ऊपर होगा एफ, एफ के ऊपर होगा ई। अब कितना ऊपर नीचे वो छोड़ दो। अब डियर ई से ऊपर सी है और बी नीचे है, तो एक चीज तो क्लियर है कि सी के नीचे, अब देखो यहां पर हमारे दो लोग नहीं दिख रहे, एक तो सी नहीं दिख रहा और एक बी नहीं दिख रहा, तो सी तो ऊपर ही रहेगा, तो सी ऊपर रहेगा तो सी यहां पर आ जाएगा। अब बी जो है वो आपसे कह रहे हैं डी के ऊपर है, तो बी कहां पर आ सकता है डियर? एक चीज समझने वाली बात है कि अगर आप सीक्वेंस देखोगे तो सी यहां आ गया, बी चाहे यहां आ जाए, चाहे यहां आ जाए, चाहे यहां आ जाए, चाहे यहां आ जाए, कहीं पर भी बी की पोजीशन होते हैं, लेकिन सबसे ऊपर सी होगा और सबसे नीचे डी होगा, क्योंकि डी से ऊपर बी है। अब क्वेश्चन में आते हैं, एफ स्कोर 60 मार्क्स। यस, एफ का स्कोर 60 था, हमने निकाला था, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। सी स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स, तो डियर यस सी का स्कोर हाईएस्ट है, क्योंकि सी बी से भी ज्यादा है, ई से भी ज्यादा है और डी से भी ज्यादा है, और ई सबसे ज्यादा था और सी बी ई से भी ज्यादा है, तो 80 से तो ज्यादा है, तो यानी सी हाईएस्ट स्कोर कर रहा है, ये भी सही है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू, हमारा दोनों सही है। क्लियर है, दोनों सही है। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ टीम निष्ठा पर और सीखिए रीजनिंग के बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने के तरीके, और बेहतरीन तरीके से देखिए क्वेश्चंस को, और बेहतरीन तरीके से सीखिए क्वेश्चंस करने के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।